नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, इस समय हम लोग भूगोल की स्पेशल सीरीज पढ़ रहे थे, जो हमारी भूगोल की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। और भारत के भूगोल में जो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक की, तो जो मैंने कल आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, उसमें मैंने आपको भारत के भूगोल को हमें कैसे पढ़ना है, कि भारत का भौगोलिक इतिहास क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमें भारत की प्राकृतिक और भौगोलिक दशाओं को पढ़ना है, कि भारत का भौगोलिक विस्तार किस तरीके से है। और प्राकृतिक में मैंने आपको बताया था कि पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, आपकी जो भी हैं, ये सारी प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, वो हमें प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ना है। तो जो हम लोगों ने कल टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो पाई थी, लेकिन ये टॉपिक हम लोगों ने केवल स्टार्ट किया था, जिसके बारे में केवल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भारत का जो आपका भौगोलिक विस्तार है वो कैसा है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार वो कैसा है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि भारत की मैंने आपको बात की थी, तो देखिए, जब पृथ्वी में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, और पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, ये सब चीज़ें जब मैं आपको पृथ्वी टॉपिक डिस्कस करूंगा, तब उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो जब हम बात करते हैं अक्षांश एवं देशांतर की, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अगर हम बात करें, देशांतर जो आपका होता है वो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, मतलब आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में कुछ ऐसी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनको हम लोग देशांतर कहते हैं। जबकि अगर अक्षांश की बात की जाए, तो अक्षांश की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, इसके दो मान्य हैं। अगर हम अक्षांश की बात करें तो देखिए, एक तो आपका होता है जो पृथ्वी से भूमध्य रेखा के तल के बीच में जो एक झुकाव होता है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। मतलब ये होता है कि जब, जैसे मान के चलिए, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी की बात करते हैं कि जो पृथ्वी के द्वारा भूमध्य रेखा पर जो कोण बनाया जाता है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें ध्रुवों की, अगर बात करते हैं, तो जैसे ही मैंने ये आपको बताया, नॉर्थ से साउथ, मतलब दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है। जबकि अक्षांश की अगर हम बात करें, तो आपका जो है, ये आपका भूमध्य रेखा, मतलब जो भूमध्य रेखा आपकी होती है, जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ये भी टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपको भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, जो भी आपकी रेखाओं से संबंधित चीजें हैं, वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ वो टॉपिक, क्योंकि बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है, तो वो चीजें आज ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये अगर हम बात करते हैं, देखिए, ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से अगर हम बात करें, क्योंकि जब आपको पता है कि जो अक्षांश होते हैं, जो अक्षांश का झुकाव होता है, वो या तो उत्तरी ध्रुव होगा और या फिर आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों में किसी एक ही ध्रुव में होगा। तो इसकी अगर हम परिचर्चा करते हैं, तो इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी डिफरेंट होंगी, लेकिन इसका जो ये झुकाव होता है, मतलब आपकी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो झुकाव होता है, या जो कोणीय मान बनता है, उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो अगर हमसे यहाँ से कोई पूछता है कि अक्षांश क्या होता है, तो सबसे पहले अक्षांश क्या होता है, कि देखिए, सबसे पहले अक्षांश की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपकी पृथ्वी के द्वारा भूमध्य रेखा के मध्य जो झुकाव होता है या जो कोण होता है, उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। एक परिभाषा आपकी ये है, जबकि एक परिभाषा आपकी ये है कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, अगर इसकी हम बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों के बीच जो आपकी ये भूमध्य रेखा के बीच कोणीय मान, मतलब ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये कोणीय मान जो होता है, इसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये आपकी बात हुई अक्षांश की और देशांतर की, कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अब सब बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश की, क्योंकि क्रम से चीजें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा अक्षांश। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए, अक्षांश की स्थिति अगर हम कुछ बात करते हैं, जैसे ये हम मान के चलते हैं, और ये आपका है अक्षांश की मैं बात करता हूं, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री है। और यहां से अगर हम कुछ बात करते हैं, तो अक्षांश रेखा जो कुछ बनी है, वो कुछ इस तरीके से है, सीधी नहीं है, ये यहाँ पे कर्व है, ये कुछ इस तरीके से लिए हुए हैं। अक्षांश बहुत बड़ा आपका टॉपिक नहीं है, आसानी से आप लोग समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा चीजें।
देखिए सेम एज इट इज आपका साउथ पोल में। अगर हम बात करते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो ये जो भी मैं आपको बना रहा हूं, सबको दिख रहा है ना। देखिए इसको डार्क करने का एक रीजन है। अगर हम यहां से बात करते हैं, देखिए उत्तरी ध्रुव आपके और दक्षिणी ध्रुव की, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए यहां से अगर हम चीजें डिस्कस करते हैं तो इनमें जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अक्षांश की। तो अक्षांश की अगर हम बात करें तो जब यहां से हम देखते हैं, तो जब अभी मैंने आपको बताया था ये आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा है, या इसे हम 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश रेखा मानते हैं, और यहां से जो आपका कोण जो एंगल बनते हैं, जैसे ये आपके देखिए अगर इसे हम सेंटर मानते हैं तो यहां से कुछ इस तरीके का एक एंगल ड्रॉ हो रहा है। मतलब ये जो देखिए यहाँ पे तो केंद्र के पास ये दूरी होती है, सबसे पास होती है, जबकि यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, यही एंगल जो ये रेखाएं बनती हैं, इसे ही हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये वलय आकृति में होती है, मतलब ये जो इस तरीके से जैसे मैंने आपको ड्रा किया, तो ये उधर भी अगर हम ग्लोब को देखें तो उधर भी कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, तो ये वलयाकार में होगी, इस प्रकार की इस भांति की कुछ रेखाएं होंगी, तो ये वलयाकार में होती हैं, मतलब पूरी तरीके से गोल नहीं होती हैं। अब देखिए यहां बात करते हैं और इनके मध्य जो एंगल की बात करते हैं, इतना अगर इसकी बात करें तो ये एंगल जो होता है ये आपका होता है 1 डिग्री। तो अगर हम यहां से ये कुछ बात करते हैं, देखिए यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि आपके जो पोल होते हैं वो आपके लंबवत होते हैं, और यहीं से आपको चीजें याद होंगी। देखिए मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़ाया था, और ब्रह्मांड से चीजें यहाँ बहुत रिलेट करेंगी, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो 1 डिग्री की दूरी होती है, तो यहाँ तो 1 डिग्री जैसे बहुत छोटा सा अंतर लग रहा है कि ये 1 डिग्री जो चल रहा है ये बहुत कम है, मतलब ये 1 डिग्री का मान कुछ भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे चलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें तो ये आपका 111, मतलब ये आपका 111.3 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें तो ये जो 1 डिग्री चलने की अगर दूरी की बात करता है तो 111.3 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा 111.3। अगर आपके ऑप्शन में 111 आता है तो आप 111 हिट करेंगे, और 111.3 अगर आता है तो आप इसे ही सही मानेंगे। क्यों? देखिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अगर किताबों में 111 लिखा हुआ है, जब तक प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते हैं तब तक मैं वो चीज हमेशा आपको बताऊंगा कि कौन से आंकड़े सही हैं और परीक्षा में आयोग ने किस एग्जाम में किस आयोग ने इसे सही माना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। 111.3 किलोमीटर मतलब 111.3 किलोमीटर, ये पूरी तरीके से सही है। अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 डिग्री एंगल, जो 1 डिग्री एंगल होता है इसके मध्य की अगर दूरी की बात की जाए तो 111.3 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा की मैं बात कर रहा हूं, और इस यहाँ पे बहुत लोग अक्सर पढ़ा देते हैं कि आपको 111 किलोमीटर, जबकि ये अगर इसकी बात करते हैं ये कुछ देशांतर से रिलेटेड भी होता है, तो इसलिए 111 के आंकड़े आप लोगों को ज्यादा याद रहते हैं, जबकि वास्तविकता में जो सही तथ्य है वो 111.3 है। तो ये आपकी परीक्षा एग्जाम में आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये आता है और दोनों आते हैं तो दोनों में भी आप यही हिट करेंगे ये, और अगर इन दोनों में से कोई एक आता है, अगर ये आता है तो ये, या फिर ये, अगर दोनों आते हैं तो इसे ही हिट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये बात करते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 डिग्री की बात हो गई। अब अगर इस तरीके से कुछ हम बात करें तो यहां से जब 1 डिग्री की बात है और ये यहां से बात कर रहे हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये आपकी हम बात कर रहे हैं ये, मतलब अब यहां से कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये बात कर रहे हैं, ये पूरी आपका ये है 90 डिग्री, और यहां से हमने जो सिंगल ड्रॉ किया है वो है 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री पे 111.3 किलोमीटर। जबकि अगर हम यहां से आगे की बात करते हैं तो इसी प्रकार से जब ये 90 डिग्री जब ये पोल तक जाएगा तो कुछ 90 एंगल बनाएगा ना, मतलब हर 1 डिग्री एंगल चल रहा है, यहां से 1 डिग्री एंगल चलेगा तो ये 90 डिग्री एंगल भी तो चलेगा, मतलब यहां से हाफ दूरी जो आपकी होगी ये 90 होगी। अगर इसकी बात करें तो मतलब यहां से जो इस प्रकार के वलय बनेंगे ये 90 ही तो बनेंगी, और इसी प्रकार से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो आपकी 90 बनेंगी। तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो बहुत लोग कहते हैं कि 180 होती है, या 181 या 179।
देखिए मैं तीनों लिख रहा हूं और कौन से आंकड़े कहां सही होंगे। कुछ लोग इसे 179 भी बताते हैं और कुछ लोग 181 भी बताते हैं। अब इनमें से पूरी तरीके से सही कौन सा है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये कहीं भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये कहीं से सही नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी और इसकी बात करें तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों? देखिए कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें जब हम कहीं लास्ट पॉइंट पे चढ़ जाते हैं, जब जैसे मान के चलिए हमें यहां से यहां जाना है, तो हम इसे, ये तो वलय तो होगा नहीं ना, यहाँ पे केवल एक पॉइंट होगा। तो जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करेंगे, जब चीजें यहां पहुंच जाएंगी तब तो ये नहीं होगा ना। तो जब हम बात करते हैं ओरिजिनल में 181 कैसे आया, 179, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 90 प्लस 90 की अगर हम बात करें और प्लस 1 क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये आपकी 0 डिग्री भी तो शामिल है, तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, तो ये आपका होता है 181। मतलब 90 आपकी ये 0 से 90 तक, ये आपकी 90 प्लस 90 दक्षिणी ध्रुव की और 90 उत्तरी ध्रुव की प्लस 1 क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 181 होता है, जो बिल्कुल सही है। अगर हम पोल की बात करते हैं तो ये दो पोल हैं, तो इसमें से यहां पे अगर हम कर दें 90 प्लस 90 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आपका होता है 179। ये भी आपकी परीक्षा के आंकड़ों पर निर्भर करता है कि आपके ऑप्शन में क्या आता है। वैसे तो ज्यादातर मामलों में 181 ही सही माना गया है, लेकिन कहीं कहीं 179 भी आप सही माना जा रहा है। तो इसलिए अगर आपके विकल्प में 179 आता है तो आप लोग 179 को सही करिएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्योग्राफी की जो स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। अब बात करते हैं कि अब ये देखिए इनके बीच की एक डिस्टेंस होती है, इसके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होता है, तो अगर दो अक्षांश रेखाओं की हम बात करते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के साथ जो झुकाव होता है, मतलब ये जो आपका वलय ऐसे बन रहा है, ये मतलब ये दो, इनके बीच में देखिए जैसे ये इस तरीके से कुछ बन रहा है, बिल्कुल देखिए ऐसे ऊपर छोटा बनेगा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बनेगा। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्हें हम लोग कटिबंध कहते हैं। मतलब ये जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की, ये जो दूरी है, यहाँ पे ये जो दूरी है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कटिबंध कहते हैं, इसे हम लोग कटिबंध बोलते हैं। अभी यही अगर जब देशांतर आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी चीजें जो होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे होती हैं। और अगर हम बात करते हैं आपके विस्तार की, जो मैंने आपके लास्ट के कल के वीडियो में बताया था कि सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपका सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जबकि अगर देशांतर की बात करें, देशांतर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट। अगर इसकी बात करें तो ये आपका पूर्वी देशांतर है, ये भी अभी आपको बता रहा हूं क्यों होगा। जबकि ये आपकी बात करें तो ये आपका उत्तरी है। तो ये चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जो आपकी ये है और भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है। मतलब जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में भी अगर हम ऐसी बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से कहाँ है, तो उत्तर के साथ आपकी उत्तरी अक्षांश, मतलब ऊपर उत्तरी ध्रुव अगर बात करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ आपकी ये उत्तर की स्थिति है। और यहाँ बात करें तो ये पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में ये आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर आपके उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन नहीं है, पूर्वी गोलार्ध भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो पूरी तरीके से भारत पूर्वी का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो पूर्वी गोलार्ध की भी बहुत ज्यादा अगर कोई पूछता है तो पूर्वी गोलार्ध भी बिल्कुल सही होगा। तो अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में। अब बात करते हैं देशांतर की। अगर हम लोग देशांतर की बात करें
तो देशांतर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली, देखिए जो देशांतर की स्थिति होती है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है देशांतर। देशांतर रेखाओं की अगर बात करते हैं तो देखिए जब हम बता रहे थे, मैंने आपको अक्षांश बताया तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से वलयाकार बताई थी, वो उसी तरीके से यहाँ है, लेकिन यहाँ जो आपका है वो पोल से रिलेटेड होता है, नॉर्थ और साउथ पोल से रिलेटेड होता है। ये कुछ आकृति जो आपकी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ये कुछ इस तरीके से होती है। अगर देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इनकी स्थिति होती है, वास्तविकता में जो दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और अगर हम इनके बीच की बात करें तो ये जो देशांतर मैंने आपको बताया, ध्रुवों से मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की मिलाने वाली रेखा को भी हम लोग देशांतर बोलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से वलयाकार होती है। अगर इनके बीच की हम बात करें तो मैंने ये आपको बताया था, ये आपकी इक्वेटर थी 0 डिग्री। अगर इसकी बात करें, कोई आपसे पूछता है कि इनके मध्य में सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है, तो जो एक आपका रिंग होता है, अगर इनके बीच की दूरी देखा जाए तो सबसे मध्य जो इनके बीच की दूरी सबसे अधिकतम जो होती है वो आपकी विषुवत रेखा पे होती है। मतलब सबसे अधिकतम दूरी जो होगी विषुवत रेखा, कितनी होगी, लगभग 111 किलोमीटर। ये आपकी इक्वेटर है, यहाँ पे इनके बीच की देखिए ये डिस्टेंस सबसे अधिक होती है, और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ देखिए कम होती जाती है। और अगर बात करें तो सबसे कम की अगर बात करें, सबसे कम कहाँ होगी, तो वो आपकी होगी ध्रुवों पर, और इन्हीं के बीच जो मध्य भाग होता है, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। जबकि वहां पे मैंने आपको बताया था वहां कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो उसे कटिबंध कहते थे, जबकि आपकी अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो इन्हें गोरे कहते हैं। इनके मध्य जो भाग होता है इन्हें हम गोरे कहते हैं। और इनके बीच अगर सबसे अधिक दूरी की बात की जाए कि इनके मध्य सबसे अधिक दूरी कहाँ होगी, क्योंकि अगर ये आप देख रहे होंगे तो ये चीज ज्यादा देखिए आपको दिख रही है, हर जगह आपको ये ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के समीप इनका फैलाव अधिक हो जाता है, तो वहां पे इनके मध्य की दूरी भी ज्यादा होगी, तो वहां पे दूरी जो अधिकतम होगी वो 111 किलोमीटर होगी। जबकि आपके सबसे कम कहाँ होगी, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ कम है, यहाँ पे बहुत कम है, तो सबसे कम दूरी इनके मध्य जो होगी वो आपकी ध्रुवों पर होगी। तो ये चीज है। अब यहाँ से बात करते हैं, क्योंकि यहीं से हम बात करेंगे आपकी जो समय रेखा होती है, समय रेखा का भी निर्धारण यहीं से होता है। और जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका भी बेसिक महत्व यहीं से, और यहीं से हम लोग ग्रीनविच मानक टाइम निकालते हैं। क्योंकि जो ग्रीनविच मानक टाइम है, अगर भारत की बात करें तो भारत का जो ग्रीनविच मानक टाइम है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री है। ये आपका जीएमटी है, इसे ग्रीनविच मानक टाइम कहा जाता है। और ये जो 0 डिग्री है आपके कहां से निकलती है, तो लंदन के निकट ग्रीनविच शहर से निकलती है। इस कारण इसका नाम ग्रीनविच बोला जाता है। ग्रीनविच शहर के पास से गुजरने के कारण इसे लंदन है। अगर बात करें देश की, तो देश की बात करें तो लंदन। अगर शहर की बात करें तो शहर है आपका ग्रीनविच, ये आपका ग्रीनविच शहर है। और मान कितना है, तो मान है आपका 0 डिग्री, इसे बोला जाता है, और इसे ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोला जाता है। दिख रहा है ना सभी लोगों को? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसका मान बहुत अधिक है, मतलब बहुत अधिक का मान नहीं है, इसका महत्व बहुत अधिक है। बहुत अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि समय का जो निर्धारण होता है वो इसी वजह से होता है, और इसी के कारण होता है जो भी सारा आपका जीएमटी तय होता है। अगर आपको याद होगा कि पृथ्वी अगर अक्ष के झुकाव की बात होती है तो 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री, और आपका 66.1/2 डिग्री इनके झुकाव की बात होती है। पृथ्वी अपने जो अक्ष पे झुकी हुई है वो आपकी 23.5 डिग्री है। जबकि तल की अगर बात करें
तो तल से 66.5 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री आपकी झुकी हुई है। तो ये चीज अभी मैं इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का महत्व क्या होता है, क्योंकि इन्हीं से आपके दिन निर्धारित होते हैं कि कितना बड़ा दिन होगा, कितनी बड़ी रात होगी। तो ये चीज यहां से मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज याद रखिएगा, ये जो आपकी परीक्षा में नाम पूछा जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपका या तो अक्षांश के जो अक्षांश रेखाओं के मध्य के स्थान की बात होगी या फिर देशांतर। तो देशांतर को गोरे कहते हैं, जबकि अक्षांश की अगर बात करें तो कटिबंध कहते हैं। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमसे कोई बात करता है कि हमारे यहाँ बड़ा दिन कब होता है, तो हम सभी लोग अक्सर बात करते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो ज्यादातर लोग हम लोगों को ये बताते हैं कि जो है बड़ा दिन 25 दिसंबर को होता है। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपने आधा भूगोल खत्म कर लिया अपना। ये क्या है आपकी? ये आपकी 0 डिग्री। अब देखिए, समझिए, ये पृथ्वी है, मैंने पृथ्वी बनाई है और पृथ्वी के मध्य से मैंने ये देखिए, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अगर ऊपर की ओर बात करते हैं आपकी, ये ऊपर की बात करते हैं, यहां से अगर हम ऊपर की बात करते हैं, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री से यहां अगर ऊपर की हम बात करते हैं तो ऊपर आपके नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर आपकी ये कर्क रेखा, जबकि ये आपकी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है आर्कटिक वक्र, और जबकि इसकी बात करें अगर हम तो ये आपकी है मकर रेखा। कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपकी अंटार्कटिका वक्र या वृत्त, ये दोनों चीजें लिखी जाती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं यहां से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारी क्या है, तो ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जो 2 भाग में बांटती है। और जो भारत है वो भारत कुछ इस तरीके से, भारत की जो स्थिति है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से भारत की स्थिति बनी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया है, और इस क्योंकि जो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये कुछ इस तरीके से है। मतलब नीचे अगर हम बात करें तो नीचे विस्तार ज्यादा है, ऊपर कम है। तो ये भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल में जो आपके 23.5 डिग्री उत्तरी है वो आपकी कर्क रेखा होगी, जबकि 66.5 डिग्री आपकी जो है वो आपका आर्कटिक वक्र होगा या आर्कटिक वृत्त होगा। ये अलग अलग भाषा में जैसा आपके लिए सुटेबल हो आप उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ बात करते हो, जबकि जब साउथ पोल की ओर हम बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पोल में नीचे बढ़ने की ओर मकर रेखा का जो मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी, और अंटार्कटिका वक्र का जो मान होता है 66.5 डिग्री आपका दक्षिणी। जब अब हम यहाँ से बात करते हैं आपके दिन और रात की। अगर हम बात करें, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी, अगर हमसे कोई पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा गर्मी किस समय हो रही होती है, तो अक्सर हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो गर्मी हो रही होती है वो जून माह में हो रही होती है। कैसे हम लोग याद करेंगे ये चीजें? अगर हम बात करते हैं जून की, तो जून माह में सबसे ज्यादा गर्मी भारत में होती है। और अगर ठंड की बात करें तो ठंड आपकी कब होती है? वो या तो दिसंबर में होती है या फिर आपकी जनवरी में होती है। लेकिन चीजें हमें पढ़नी कैसी है वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर हम सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य जो है, जब भारत में ठंड हो रही होती है तो सूर्य उस समय मकर रेखा पे होता है। क्यों? जब सूर्य यहां पे होगा, ये आपका सूर्य है,
ये सूर्य है, जब सूर्य यहाँ पे होगा तो क्या सूर्य की जो है किरणें यहाँ पे सीधी पड़ पाएंगी? बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो उस समय भारत में ठंड पड़ रही होती है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए मकर रेखा के पास जो देश स्थित है वहां गर्मी पड़ रही होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो आपको मैंने बताया था जब ब्रह्मांड पढ़ाया था उस समय ऑस्ट्रेलिया की मैंने बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का त्योहार है वो गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मकर रेखा की स्थिति होती है वो वहां पे सूर्य की चमक अधिक होती है, सूर्य अत्यधिक ज्यादा ज्वलनशील होता है और उस समय जो सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ रही होती है। क्योंकि जो पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताई थी, जो गोलार्ध में स्थित है इस प्रकार से है, जब इस तरीके से होता है तो ये होता है और यहाँ पे सूर्य की किरणें इधर यहाँ ना पड़ के यहाँ सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ जब सीधी पड़ती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। ये आपके 22 दिसंबर की घटना होती है। 22 दिसंबर की क्यों होती है? क्योंकि उस समय हम 22 दिसंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो आपकी बात होगी यहाँ से कि भारत में गर्मी और ठंडी की बात होगी तो वो इस तरीके से कुछ होगी कि हम कैसे क्या करते हैं। तो जब सूर्य यहाँ पे होगा तो उस समय भारत में गर्मी नहीं पड़ रही होगी, मतलब ठंड का समय चल रहा होगा। और आपके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में जो उस समय प्रचंड रूप से गर्मी पड़ती है और क्रिसमस का त्योहार हम लोग गर्मियों में वहां सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, अब यहां से जो यहाँ पर सूर्य जब आपके 0 डिग्री पे आएगा तो यहाँ पे आने में कुछ सूर्य को अगर हम बात करें तो कुछ 3 से 4 महीने का समय लगता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहां से यहां पहुंचने में और यहां से यहां, क्योंकि सूर्य का जो विचरण होता है वो केवल 23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है। मतलब 2 बार सूर्य की स्थिति आपके भूमध्य रेखा पे होती है और 1 बार मकर रेखा पे, जबकि 1 बार कर्क रेखा पे। और जिस समय अपनी रेखाओं पे इसकी स्थिति होती है उस समय वहां गर्मी पड़ रही होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहां से जब सूर्य में 3 महीने का समय लेकर के जब यहां पे आ जाता है तो हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में आपका जो है 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च उस समय सूर्य यहां आ जाता है। तो आपको पता है यहां का मतलब इस रेखा पे आ जाता है, कहीं भी आप मान सकते हैं। तो उस समय देखा होगा मार्च में आपका होली के आसपास जो है भारत में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है गर्मी का। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जब सूर्य आ जाता है तो यहाँ पे भी गर्मी बहुत प्रचंड रूप से, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो भारत के साउथ के क्षेत्र हैं, आपके जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए वहां के लोग, आपको पता है कि जो सांवले, गहरे सांवले रंग के जो कलर होता है, डार्क मतलब वो थोड़ा सा काले और सांवले कलर के पाए जाते हैं। तो जो आपके साउथ इंडियन है उन्हें आपने देखा होगा तो वहां अत्यधिक गर्मी होने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर वहां बहुत होता है और समुद्र तटीय एरिया होने के कारण ह्यूमिडिटी बहुत होती है वहां पे, तो इसलिए। लेकिन जब 22 मार्च को सूर्य यहां से, अब जब सूर्य को यहां आना है तो अगर यहां बात करेंगे तो अप्रैल, मई और जून, आपका जो जून है, अगर यहां जून की बात करें तो 21 जून को जो सूर्य है आपका वो कर्क रेखा पे आ जाता है। और कर्क रेखा पे जब सूर्य आ जाता है तो यहां से जो इनके शहर के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कितने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है सॉरी, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और 8 राज्यों के बारे में पूरा विस्तार मैं आपको तब डिस्कस करूंगा जब मैं इन सभी रेखाओं के बारे में, जब मैं वर्ड पढ़ाऊंगा आपको, जब वर्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें से मैं ये भी बताऊंगा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उसके अलावा विषुवत रेखा, मकर रेखा वर्ल्ड में किन किन देशों और किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो ये चीजें एक टॉपिक में डिस्कस होंगी, तब उस समय आपको बताए जाएंगे। क्योंकि भारत में जो प्रमुख रूप से गुजरती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से लास्ट में निकलती है। इनके बीच में बहुत से आपके क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से पूरा मैप से है। तो कोई नहीं, आप याद करना चाहेंगे बहुत इजी फॉर्मेट होगा, आप याद कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे जब आपका 21 जून आ जाता है तो आपको देखना होगा जब सूर्य यहाँ होता है तो भारत में अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो भारत में सबसे बड़ा दिन आपका जो होता है वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और यहीं से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे सबसे छोटी रात की अगर बात करेगा तो वो भी आपकी 21 जून होगी। क्यों? क्योंकि जब दिन सबसे बड़ा होगा तो रात ऑटोमेटिक सबसे छोटी हो जाएगी। और अगर आपसे बात कोई करता है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा तो वो आपका 22 दिसंबर को होगा। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। क्यों? क्योंकि दिन छोटा होता है, यहाँ पे सूर्य आपके मकर रेखा पे होता है और यहाँ पे आपका सूर्य कर्क रेखा में होता है और यहाँ पे आपकी रात सबसे बड़ी होगी, रात सबसे बड़ी। ये 3 क्षेत्र में स्पेशली पढ़ने। और अब 21 जून के बाद जब सूर्य फिर आपकी 0 डिग्री इक्वेटर पे आता है तो जब इक्वेटर पे आता है तो 23
23 सितंबर को जब इक्वेटर पे आता है यहाँ पे, तो उस समय भी आपने देखा होगा सितंबर के समय में भी गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा कम होता है और गर्मी थोड़ा सा नॉर्मल होती है। तो अगर इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो अगर इन चीज़ों की हम बात करेंगे तो जब 22 मार्च और 23 सितंबर की हम बात करें, देखिए चीज़ें साथ में डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे आपको 22 मार्च की जगह 21 मार्च अक्सर मिलेगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर भारत में दिन और रात ये दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि कहीं कहीं ये आंकड़े 22 मार्च हैं और कहीं कहीं ये आंकड़े 21 मार्च हैं। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट मत करिएगा, ये पूरी तरीके से सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भारत में दिन और रात बराबर होते हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल सही है, 100% श्योर कि भारत में दिन और रात कब बराबर होंगे। तो भारत में दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को, मतलब जितने समय का दिन होगा उतने ही समय की आपकी रात होगी। जबकि अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो भारत में सबसे बड़ा दिन होगा आपका 21 जून का। और भारत में सबसे बड़ी रात कब होगी, तो भारत में सबसे बड़ी रात होगी आपकी 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य की स्थिति मकर रेखा पे होगी। जबकि भारत में अगर सबसे छोटी रात की बात करें तो वो आपका होगा 21 जून। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। क्यों? जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी और जब दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखिए जब 23 सितंबर को सूर्य यहाँ आ गया, उसके बाद फिर यहाँ, तो मतलब सूर्य की जो स्थिति है वो केवल कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर से आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण के मध्य ही सूर्य की स्थिति होती है। जबकि इनके मध्य में अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती ना बहुत गर्मी, क्योंकि इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे बात करें तो यहाँ से जब ध्रुव आप जाते हैं तो जब यहाँ के जो क्षेत्र हैं, अगर यहाँ बात करें तो ये पूरा आपका बर्फ से रिलेटेड है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। जो आपके एक्सट्रीमो रहते हैं, इग्लू जो रहते हैं, वो आपके इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में इन्हीं बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। जो स्लेज गाड़ी पे चलते हैं और जिन्हें छोटे से आपके कुत्ते खींचते हैं, तो वो एक्सट्रीमो कहाँ रहते हैं, तो वो यहीं रहते हैं। ये क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे रहते हैं सबसे ज्यादा। और ये आपका है, यहाँ पे आपका ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो ऐसे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, अपने वर्तमान की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ लेना चाहें तो आपको ले सकते हैं आपका उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, मतलब ये क्षेत्र इनसे आपके वक्र ये गुजरता नहीं है, लेकिन केवल मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर हम ठंडी और गर्मी की बात करें तो जो नॉर्मल प्रदेशों की अगर हम बात करें, ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये चीजें आपकी हैं। अब अगर इसके अलावा हम बात करें, देखिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे वो आपके भारत की वर्तमान स्थिति, पूरी तरीके से भारत के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ से ये चीजें वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप से बहुत ज्यादा रिलेटेड करती हैं। लेकिन इनसे आपके अक्सर क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें आपका अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं कि सबसे छोटा दिन सबसे बड़ी रात कब होती है, या सबसे बड़ी रात सबसे छोटा दिन, या दिन और रात कब बराबर होते हैं। ये चीजें आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले ही आपका डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो पूरी तरीके से भारत का भूगोल जो स्टार्ट होगा आपका, वहां से भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। आपके अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, और उसके अलावा जो आपकी भारत की प्रमुख रेखाएं, मतलब विश्व की प्रमुख रेखाएं हैं, जिसमें कर्क रेखा प्रमुख रूप से भारत के मध्य से गुजरती है। तो ये मैंने आपको प्रमुख रूप से पढ़ा दिया है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो आपका होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत के राज्य हैं, अगर राज्य की बात करें तो आपके 28 राज्य हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो आपके 8 हैं, क्योंकि दादरा और नगर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा और कावारत्ती, लक्षद्वीप आपकी कावारत्ती, सिलवासा आपकी दादरा और नगर हवेली। अगर बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हुए, तो आपका जो दादरा और नगर हवेली, जबकि दमन और दीव, ये दोनों एक हो गए हैं। उसके अलावा आपका जैसे 29 राज्य थे, तो 29 राज्य में यहाँ बात करें तो यहाँ आपका जो लद्दाख था, लेह लद्दाख, वो आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर वो आपका राज्य बनाया गया है। तो इसलिए क्योंकि अभी उसके पूर्ण राज्य होने की केवल घोषणा की गई है, अभी चीजें औपचारिक ऐलान हुआ है।
और चीजें प्रोसेस में हैं। तो ये चीजें हैं, कैसे हुआ था, कब हुआ था, 370 अनुच्छेद कब हटा था, ये सब चीजें आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। तो पॉलिटी का लेक्चर जब कभी भी होगा तब वो चीजें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो केवल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, भारत के जो राज्य हैं वो आपके 28 हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके 8 हैं। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो अब सीधे हम लोग प्राकृतिक की बात करेंगे। प्राकृतिक भारत, प्राकृतिक भारत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो आपकी भारत की तट रेखाएं, भारत में कितने तट हैं, कितने घाट हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और फिर उसके बाद कुछ नया स्टार्ट किया जाएगा। तो आगे जब भी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर मिलते हैं, लेकिन उसके पहले वही चीज कि आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और क्लास को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं और आपकी आसान भाषा में आप सभी को समझ में आ रहा है, कि ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मैं जो आपको ज्योग्राफी की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, भारत के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो अगर वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।